कि सीजीआई साहब को ये समाज शायद कभी माफ भी नहीं करेगा कि जब से सीजीआई साहब बैठे उन्होंने कौन सा एक भी डिसीजन बता दे शेड्यूल कास्ट के पक्ष में दिया हो, एक भी। अब सीजीआई साहब रिटायर होने वाले हैं, अब वो है मीठी मीठी बातें करेंगे क्योंकि अब समाज में जो है उन्हें अपना जो है अस्तित्व बचाना। और आप ये कहते हैं कि आईएएस को नहीं मिलना चाहिए, आईपीएस को नहीं मिलना चाहिए, तो सीजीआई साहब जो आपके ऊपर जो जूता कांड हुआ, जो आपके ऊपर महाराष्ट्र के अंदर रोका गया, जो आपके क्रिटिसिज्म हुए, वो आपके साथ आर्थिक आधार पे हुए या सिर्फ जातिगत आधार पे हुए, पहले आपको ये कल बताना चाहिए था कि जिस चीज के लिए इन्हें लाया गया इन्होंने वो चीज की। कि पहले हम हाई कोर्ट जज बनाते हैं, फिर आपको सुप्रीम कोर्ट जज बनाते हैं और आपसे ही आपके समाज के खिलाफ बुलवाएंगे और लिखवाएंगे। वो लिख के गए। कभी सीजीआई साहब ने ये पूछा कि आज तक बैकलॉग क्यों नहीं भरा गया? कभी सीजीआई साहब ने ये पूछा कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कितने शेड्यूल कास्ट, कितने शेड्यूल टाइप के जजेस हैं? कभी सीजीआई साहब ने ये पूछा कि जो फिल्में हैं, जो मंदिर हैं, जो क्या सीजीआई साहब ने ये बात कही कि कब तक हमारे लोगों को घोड़ी पे चढ़ के मारा जाएगा? जब वो चढ़ते हैं, कब तक हमारे लोगों को मंदिर में जाने पे मारा जाएगा? कब तक हमारे लोगों को मूछे रखने पे मारा जाएगा? कब तक हमारी बहन बेटियों का बलात्कार होता रहेगा? कब तक हमें जाति सूची गाली देते रहेंगे? जो लोग आरक्षण का विरोध करते हैं, जो SC ST एक्ट का विरोध करते हैं, जो संविधान का विरोध करते हैं, जो संपूर्ण शेड्यूल कास्ट का विरोध करते हैं, उसके लिए क्या कोई गाइडलाइन फ्रेम आपने की? मुझे सीजीआई साहब के व्यक्तिगत ओपिनियन का कोई लेना देना नहीं है कि वो व्यक्तिगत क्या कहते हैं कि आईएएस को मिलना चाहिए, आईपीएस को मिलना चाहिए या क्रीमी लेयर होना चाहिए। नहीं, देखिए सीजीआई साहब की ड्यूटी ये है कि वो संवैधानिक पद पे बैठ के संवैधानिक भाषा का उपयोग करें। ना तो वो बाबा साहब से बड़े, ना वो संविधान से बड़े, ना ही वो कानून से बड़े, ना ही वो पार्लियामेंट से बड़े और ना ही वो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली से बड़े। तो जब वो कहते हैं मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, तो इसके लिए सीजीआई साहब को उन्हीं लोगों की गोदी में बैठ के जो है बात करनी चाहिए जो लोग आरक्षण का विरोध करते हैं। अब जो है देखिए, अब कल सीजीआई साहब रिटायर हो गए और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें की कि भाई मैं पहला बुद्धिस्ट तो हूँ परंतु मैं किसी भी धर्म का अपमान नहीं करता। मैं बुद्धिस्ट तो हूँ लेकिन मैंने गहराई से किसी चीज़ का अध्ययन नहीं किया और जो है मुझे सभी लोगों का सम्मान करना चाहिए, आरक्षण उन लोगों को मिलना चाहिए जिनकी ज़रूरत है। देखिए देखिए अगर व्यक्तिगत तौर पे सीजीआई साहब के जो विचार सुनने की अगर बात है तो वो पॉडकास्ट पे जाके बात करें, संवैधानिक रूप से नहीं। आप मुझे बताएं कि जब से सीजीआई साहब बैठे उन्होंने कौन सा एक भी डिसीजन बता दे शेड्यूल कास्ट के पक्ष में दिया हो, एक भी। मैं बिल्कुल ये कहता हूं कि ना भी दे शेड्यूल कास्ट के पक्ष में, लेकिन संवैधानिक रूप से तो दे। मैं ये नहीं कहता कि कोई भी सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो चाहे दिल्ली के हो या सुप्रीम कोर्ट के हो, किसी भी पद पे बैठे, मैं ये नहीं कहता कि वो ब्लाइंडली शेड्यूल कास्ट को फॉलो करें या ब्लाइंडली शेड्यूल कास्ट या बुद्धिस्ट लोगों के पक्ष में कोई भी डिसीजन दें, मत दें, परंतु संविधान के हिसाब से तो देंगे। जब देखिए, एक मैंने आपसे कई बार सभी चैनलों के माध्यम से कहा कि अब सीजीआई साहब रिटायर होने वाले हैं, अब वो है मीठी मीठी बातें करेंगे क्योंकि अब समाज में जो है उन्हें अपना जो है अस्तित्व बचाना और उन्हें ये दिखाना है कि इस भारत के अंदर अगर कोई क्रांतिकारी जज पैदा हुआ है तो सीजीआई चीफ जस्टिस साहब है। तो उन्होंने तो कल भी कहा कि समाज में मेरी बड़ी आलोचना हुई है, मेरे फैसले को लेकर देखे बड़ा विरोध हुआ है। नहीं, हमने भी विरोध किया और आज भी हम खुल के विरोध करेंगे क्योंकि सीजीआई साहब ने जो परिपाटी आगे बढ़ाई है, आप ये देखिए कि आज़ादी के 70 सालों में किसी सीजीआई में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ खुल के बोले। और ये जो बोलते हैं कि नहीं मैं व्यक्तिगत रूप से, आप एक बार बताएं, आप ये कहते हैं कि आईएएस को नहीं मिलना चाहिए, आईपीएस को नहीं मिलना चाहिए, तो सीजीआई साहब जो आपके ऊपर जो जूता कांड हुआ, जो आपके ऊपर महाराष्ट्र के अंदर रोका गया, जो आपके क्रिटिसिज्म हुए, वो आपके साथ आर्थिक आधार पे हुए या सिर्फ जातिगत आधार पे हुए, पहले आपको ये कल बताना चाहिए था। या मैं आपसे गुजारिश करता हूं, इन फ्यूचर आप कभी भी कोई पॉडकास्ट दें, इन फ्यूचर आप कोई भी स्टेटमेंट दें, इन फ्यूचर आप कोई भी बात करें संवैधानिक रूप से, तो आपको 3 चीजें बतानी है मुझे कि क्या जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपके ऊपर जब हमले की कोशिश हुई, आपने उस व्यक्ति को छोड़ा क्यों? क्या इससे पूरी जो न्यायपालिका उसकी मान सम्मान और प्रतिष्ठा का जो है अपमान नहीं हुआ? दूसरी बात, जब आपको महाराष्ट्र के अंदर नहीं जाने दिया गया। तीसरी बात, जब सारे मीडिया चैनलों ने आपके खिलाफ एक मोर्फ वीडियो चलाई। चौथी बात, दिल्ली हाई कोर्ट में भी रिट पिटीशन हुई, आपके सामने भी रिट पिटीशन हुई और आपने ओपन हार्टेड बोल के ये बोल दिया कि नहीं इन चीज़ों को भाव नहीं देना। क्यों भाव नहीं देना? क्या हमारी आने वाली जो जजेस की पीढ़ियाँ होंगी या हमारे आने वाली जो वकीलों की पीढ़ियाँ होंगी वो इसी प्रकार से अपमान से आती रहेंगी? और ये जो अपमान आपके साथ हुए, सवाल ये है कि ये जो तीनों चारों जो कांड हुए हैं वो जाति का आधार पे हुए हैं या
आर्थिक आधार पे हो। लेकिन वकील साहब एक बात बताइए, जो बार बार क्रीमी लेयर की जो बात कर रहे हैं सीजीआई साहब, ये आखिर क्रीमी लेयर होता क्या जो SC/ST का आरक्षण के लिए बोल रहे हैं, इसको जरा बताइए। देखिए बिल्कुल, आज मेरी बात सुनो, और जो सीजीआई साहब क्रीमी लेयर बोल रहे हैं ना, क्रीमी लेयर का मतलब ये है कि अगर आपके पैरों में टूटी हुई चप्पल नहीं है और साफ चप्पल है तो वो क्रीमी लेयर है। अगर आपके कपड़े फटे हुए नहीं हैं और आपके कपड़े साफ है तो वो क्रीमी लेयर है। आपके ऊपर अगर घर पे छत है, चाहे वो 10 गज की हो, तो आप क्रीमी लेयर हो। तो क्रीमी लेयर की परिभाषा ये है इनकी नज़रों में कि जो टूटे फूटे घरों में टूटी हुई चप्पल पहन के जो नहीं पढ़ रहा हो, जो आज भी मजदूरी का काम कर रहा, वो क्रीमी लेयर नहीं है, बाकी सब जो है क्रीमी लेयर है। अब क्रीमी लेयर का आधार क्या कि जो व्यक्ति 3 लाख से ऊपर कमा रहा वो क्रीमी लेयर है। परंतु क्रीमी लेयर और EWS की जब तुलना करेंगे तो दिल्ली के अंदर मैं आपको बता दूं कि शेड्यूल कास्ट तो 3 लाख वाला क्रीमी लेयर है, EWS 10 लाख वाला क्रीमी लेयर है। अब क्रीमी लेयर की परिभाषा मतलब 3 लाख वाला जो SC/ST वाला है वो अमीर है, हाँ वो अमीर है, और जो 10 लाख वाला 10 वाला गरीब है, वो गरीब है। तो शेड्यूल कास्ट के जो बच्चे होंगे जिनकी आय 3 लाख से ज्यादा है, परिवार की, पूरे एक व्यक्ति की नहीं, वो जो है उसे जो है स्कूलों में एडमिशन नहीं मिलेगा। अब आ जाओ कि क्रीमी लेयर की परिभाषा देखिए। अब बहुत सारे जजेस आते हैं, अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशनली बात करूं तो संविधान में कहीं भी क्रीमी लेयर का वर्ड नहीं है, कहीं भी संविधान में एक लिमिट नहीं है 50% की। कुछ जजेस बैठते हैं, वो जजेस इंदिरा साहनी के मामले का डिसीजन करते हैं, OBC आरक्षण की बात करते हैं, उसे शेड्यूल कास्ट पे थोप देते हैं, और जब CGI गवई साहब आते हैं वो कहते हैं नहीं क्रीमी लेयर जो है SC/ST में होना चाहिए। भाई मैं खुल के, आप मुझे बताओ चाहिए कि उन्होंने तो वर्गीकरण में या नहीं, जजमेंट भी दे रखा है। मैं देखिए उन्होंने जजमेंट वर्गीकरण में इसलिए दिया क्योंकि जिस चीज के लिए आप उन लोगों की एक वो देखिए स्थिति कि जिस चीज के लिए इन्हें लाया गया इन्होंने वो चीज की कि पहले हम हाई कोर्ट जज बनाते हैं, फिर आपको सुप्रीम कोर्ट जज बनाते हैं, और आपसे ही आपके समाज के खिलाफ बुलवाएंगे और लिखवाएंगे। वो लिख के गए, परंतु कल एक बात कहते हैं कि नहीं, मेरे ओपिनियन में जो है क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए। आप देखिए, एक क्रीमी लेयर कोई छोटा कॉन्सेप्ट नहीं है, बिल्कुल क्रीमी लेयर एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, और मैं व्यक्तिगत तौर पे ये मानता हूँ। तो क्या वकील साहब सीधा सीधा ये समझाया क्रीमी लेयर का मतलब ये है सीधे आधार पे, सरल शब्दों में, कि आर्थिक आधार पे रिजर्वेशन? ना 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 ना, ये आप बिल्कुल बदल दो इस भाषा को। आपने कहा आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन, रिजर्वेशन का आर्थिक आधार नहीं, इनका कहना यह है कि जो शहरों में रह रहे हैं या जो रोटी खा रहे हैं वो क्रीमी लेयर है। मतलब आर्थिक आधार ना ना, वो भी आर्थिक नहीं है यार, मुझे एक बात बताएं, देखिए वो आर्थिक आधार भी नहीं है। एक मैं आपको दिल्ली मैं चैलेंज कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, और आई एम रेडी टू फेस एनी डिफामेटरी एक्शन अगेंस्ट मी, कि दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में जो EWS कैटेगरी और DG कैटेगरी की जो सीटें भरी गई है, अगर आप उनका वेरिफिकेशन करवाएंगे तो उसके अंदर 90% जो लोग हैं वो करोड़पति मिलेंगे आपको। तो रिपोर्ट भी है इसमें, तो बड़ी धांधली। नहीं, अब वो धांधली मैंने ये बात क्यों बोली कि जो आर्थिक आधार तो 200 रुपये में सर्टिफिकेट बना सकते हो आप मर्सिडीज से उतर के जाते हो, SDM साहब से कहते हो जी मेरी स्थिति है, वो आपको आर्थिक आधार पे जो है एक बना के दे देंगे। नहीं भाई, आप EWS करो। SC और ST का जो रिजर्वेशन है वो आर्थिक आधार पे है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है, ना था ना है। और जो जब हम बात करते हैं, देखिए SC/ST OBC का जो OBC के अंदर भी ये लेके आए कि नहीं हम आर्थिक आधार पे करते हैं। आप मुझे बताएं कि एक वर्ड है सोशियो एजुकेशनली बैकवर्डनेस, जो संविधान जब बात करता है सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं, सामाजिक के साथ साथ जो है एजुकेशनली बैकवर्डनेस जो है वो ज़्यादा मायने रखती है, ना कि इकोनॉमी। अब जब बात आती है कि भाई क्रीमी लेयर का मतलब क्या, क्रीमी लेयर का मतलब ये है कि सरकारी नौकरियों में क्लर्क और चपरासी के पदों पे आने वाले जो 2% लोग हैं उनके खिलाफ ये मुहिम है। ना तो बड़े लेवल पे कोई आरक्षण का प्रावधान, ना हायर एजुकेशन में कोई प्रावधान, और जहाँ तक बात है कि जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फिल्में वगैरह, इनमें कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं है। परंतु क्रीमी लेयर के नाम पे जो हमारा 3rd क्लास का वर्ग जो तैयारी कर रहा है उसको एक्सक्लूड करने की बात है। पर यह भाषा तो RSS बोलता ना कि आर्थिक आधार क्रीमी लेयर होनी चाहिए, क्या उसी भाषा को दोहरा रहे हैं CGI? नहीं, हाँ, अम्बेडकरवादी कहते हैं ना, देखिए मेरी बात सुनिए, अगर कोई भी व्यक्ति ये कहता है, या मैं CGI साहब की भी मैं बात करूँ, और मैं CGI साहब भी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि समाज के व्यक्ति हैं तो उनको
मुझे सम्मान करना मेरी जो है मोरल एक बाउंडेशन है कि जो आर्थिक आधार की जहाँ तक बात है, आरएसएस सीजीआई साहब का जो बैकग्राउंड है, वो सीजीआई साहब कहते हैं मैं गरीब परिवार में पढ़ा हूँ, मैं ये हुआ है और मैंने बड़ी आर्थिक मजबूरियाँ देखी है, वो बिल्कुल गलत है। सीजीआई साहब एक मजबूत फैमिली से रहे हैं, इनके पिताजी इनकी मम्मी जो सक्रिय रूप से राजनीति में रहे हैं, कांग्रेस से है ना रहे हैं, तब वो आ पाए हैं। क्या सीजीआई साहब ने कभी ये पूछा आपने कभी भी अपने टेन्योर में कि कितने शेड्यूल कास्ट की, मैं क्रीमी लेयर की बात कर रहा हूँ, अगर सीजीआई साहब ये कहते हैं कि शेड्यूल कास्ट की कुछ जातियां का मतलब जैसे चमार हो गया, महार हो गया और कुछ इलाकों में वाल्मीकि समाज भी हो गए, पासवान हो गए, मीना हो गए, इनको एक्सक्लूड कर दो, क्या कभी सीजीआई साहब ने ये पूछा कि एक्सक्लूजन पॉलिसी रिजर्वेशन के अंदर होनी चाहिए या इंक्लूजन होनी चाहिए? मैं तो कहता हूं कि आप उस समाज का जो सबसे गरीब वर्ग है उसके व्यक्ति को सीजीआई बनाओ। क्या बना सकते हैं? जो चीज़ें प्रैक्टिकल नहीं है उसको ये एक्सक्लूजन पॉलिसी तो लाना चाहते हैं, इंक्लूजन नहीं। अब इंक्लूजन क्या, कभी सीजीआई साहब ने ये पूछा कि आज तक बैकलॉग क्यों नहीं भरा गया? कभी सीजीआई साहब ने ये पूछा कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कितने शेड्यूल कास्ट, कितने शेड्यूल टाइप के जजेस हैं? कभी सीजीआई साहब ने ये पूछा कि जो फिल्में हैं, जो मंदिर हैं, जो इंस्टीट्यूशनल एजुकेशनल जो जो व्यापार है, जो बिजनेस है, उसके अंदर क्या कहीं पे भी रिप्रेजेंटेशन हुआ? कहीं भी रिप्रेजेंटेशन रिजर्वेशन से बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। एक अमेरिका के अंदर आप ये देखिए कि जब आप यूएस की या यूरोप की फिल्में देखते हैं तो वहाँ पे एक ब्लैक हीरो बसता है तो एक वाइट बसता है, वहाँ पर जो विलेन एक ब्लैक है तो एक वाइट होगा। ये मल्टी डाइवर्सिटी कॉन्सेप्ट होता है। मल्टी डाइवर्सिटी कॉन्सेप्ट मतलब हर जगह जो अगर एक ऑफिस होगा, एक एशियन होगा, एक अफ्रीकन होगा, एक लैटिन अमेरिकन होगा, एक अमेरिकन होगा, एक यूरोपियन होगा, ये रिजर्वेशन का सही फॉर्म है। परंतु यहाँ रिजर्वेशन का मतलब सरकारी नौकरी मान लिया। और अब जब जैसे कि आर्थिक आधार पर बात करते हैं, क्या सीजीआई साहब ने ये बात कही कि कब तक हमारे लोगों को घोड़ी पे चढ़ के मारा जाएगा? जब वो चढ़ते हैं, कब तक हमारे लोगों को मंदिर में जाने पे मारा जाएगा? कब तक हमारे लोगों को मूछें रखने पे मारा जाएगा? कब तक हमारी बहन बेटियों का बलात्कार होता रहेगा? कब तक हमें जाति सूची गाली देते रहेंगे? जो लोग आरक्षण का विरोध करते हैं, जो SC/ST एक्ट का विरोध करते हैं, जो संविधान का विरोध करते हैं, जो संपूर्ण शेड्यूल कास्ट का विरोध करते हैं, उसके लिए क्या कोई गाइडलाइन फ्रेम आपने की? देखिए, जैसे कि मैं खुल के कह रहा हूँ कि जितना नुकसान सीजीआई गवई साहब मेरे नज़र में इस आरक्षण के कॉन्सेप्ट को लेकर करके गए हैं, इतना शायद किसी ने नहीं किया। और व्यक्तिगत तौर पर मैं ये मानता हूँ कि सीजीआई साहब को ये समाज शायद कभी माफ़ भी नहीं करेगा। तो क्या गवई साहब ने रास्ता खोल दिया? जो लोग आरक्षण का विरोध करते हैं, आर्थिक आधार पे कहते हैं, उनके लिए एक रास्ता खोल के जा रहे हैं? हाँ, देखिए, मैंने क्या बताया, आरक्षण आर्थिक आधार पे नहीं है। जब सीजीआई साहब के साथ, प्रेसिडेंट के साथ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ हमारे एक IPS को सुसाइड करनी पड़ जाती है, हमारे IAS को जेल में डाल दिया जाता है, हमारे जजेस के ऊपर जो है मिसबिहेव कर दिया जाता है, हमारे जो बिजनेसमैन हैं उन्हें फंसा दिया जाता है, हमारा जो भी व्यक्ति जो टॉप पे जा रहा है उसे टारगेट किया जाता है, जब तक ये जातिगत चीज़ें होती रहेंगी आप आरक्षण खत्म करने की बात कैसे कर सकते हैं? और दूसरी बात, आरक्षण कोई भीख नहीं है। आरक्षण एक मल्टी ड्यूल कैपेसिटी में हुआ एक समझौता। गरीबी हटाने की एक योजना है। ना, आरक्षण अगर गरीबी हटाने की योजना तो इस पूरे भारत के अंदर में जल जंगल जमीन SC/ST OBC और माइनॉरिटीज को दे दो। जितना मंदिरों का पैसा वो सारा बांट दो, जितनी भी जमीन है उसे दे दो, उसके आधार पे हमें आर्थिक रूप से इक्वल कर दो। किसी भी भारत के अंदर किसी के पास भी अगर आर्थिक रूप से ज्यादा होगा पैसा तो उसे आरक्षण की सीमा से बाहर करो। आप करके तो देखिए। एक तरफ तो आप कहते हो आर्थिक रूप से, आप कहते हैं कि जिसने एक बार रिजर्वेशन ले लिया वो दोबारा रिजर्वेशन नहीं लेगा, नहीं लेना चाहिए। सीजीआई साहब भी कहते हैं। तो सीजीआई साहब अगर ये बात बोलते हैं कि जिसके पास एक कार है वो दूसरी कार नहीं लेगा, जिसके पास एक कोठी है वो दूसरी कोठी नहीं लेगा, जिसने एक बार फिल्मों में काम कर लिया वो दूसरी फिल्मों में काम नहीं करेगा, जो एक बार व्यापारी बन गया वो दोबारा व्यापार नहीं करेगा, जिसने एक बार अच्छे कपड़े पहन लिए वो दोबारा नहीं पहनेगा, और जिसे एक बार 50 गज का प्लॉट मिल गया उसे 100 गज का नहीं मिलेगा। तो हम मानेंगे कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। यार, हमारी बहन बेटियों के बलात्कार होते हैं, उन्हें मारा जा रहा है, हमारे लोगों को टारगेट किया जा रहा है, हमारे जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है उन्हें टारगेट किया जा रहा है, हमारे यूट्यूबर्स को बंद किया जा रहा है, हमारे जजेस को धमकाया जा रहा है, हमारे जो अब ग्वालियर का देखिए, ग्वालियर की घटना के अंदर पूरे भारत में इन्होंने ऐसा एक प्रपंच रच दिया। क्यों? आज कौन से बिल में चले गए सारे के सारे? क्या उसके खिलाफ कोई बोले? तो ये बहुत सारा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर ये समझना पड़ेगा कि सीजीआई साहब का व्यक्तिगत हमें ओपिनियन नहीं लेना था,
सामाजिक रूप से, संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से और पार्लियामेंट के रूप से हमें लेना कहने था। का मतलब ये है शोषण जो होता है वो आर्थिक आधार पर नहीं, जाति के आधार पे होता है। होता था, होता है, और जब तक कुछ घटिया मानसिकता के लोग इस समाज में भेदभाव करते रहेंगे ये होता रहेगा। क्योंकि आर्थिक रूप से एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि भारत के अंदर जो जातिगत अत्याचार है वो आर्थिक आधार पे नहीं होता, सामाजिक आधार पे होता है। और आज भी बच्चों तक के अंदर में मन में ये चीज़ें हैं कि हम जो है जाति से श्रेष्ठ है। आप ये देखिए कि यूट्यूब और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है सिर्फ जातिगत घृणा को बढ़ाने के लिए की गई।